हेलो एवरीवन। आज हम मानव नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिरसर से। इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं एंड इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसको बिरसर कोस कहते हैं एंड इंग्लिश में इसको स्क्रोटम कहते हैं। फिर इसके ऊपर ये नलिकाएँ जाती हैं, इसको हम नहीं लिखा है मैंने, लिख देती हूँ, अधिबिरसण बोलते हैं। अधिविर्षण बोलते हैं एंड इसके ऊपर एक वाहिनी और जाती है, इसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बास डिफरेंस बोलते हैं। एंड फिर हमारा मूत्राशय आता है, इनमें से एक मूत्र नलिका जाती है एंड फिर इसको हम प्रोटेस्ट बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं। एंड मूत्राशय को हम ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। एंड फिर ये नलिका जाती है, इसको मूत्र नलिका कहते हैं। और इसको मैं तभी तो बोलूँ, मैंने ये मिटाना हुआ था। इसको सिस्न बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ना। देखो, नर जनन तंत्र क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र वह अंग तंत्र है जो शुक्राणु तथा पुरुष में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। यह शुक्राणुओं के संग्रह, पोषण एवं परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे निर्माण होता है बिरसर में। एंड टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का काम ये है कि जैसे कि कोई भी मेल में प्यूबर्टी आती है, जस्ट लाइक उसकी मूछें हो गई और उसकी आवाज़ का भारीपन हो गया, या फिर उसके कोई भी लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसका कारण टेस्टोस्टेरोन ही होता है। उसका लेवल अगर हाई होता है तभी ये सब लक्षण दिखाई देते हैं और ये प्यूबर्टी में बहुत ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है। अब आते हैं बिरसर टेस्टिस। बिरसर यानी कि टेस्टिस। पुरुष में 2 बिरसड़ होते हैं, एक जोड़ा बिरसड़ होते हैं जिसमें कि दो बिरसड़ होते हैं जो कि उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं? बिरसड़ एब्डोमिनल कैविटी से बाहर यानी कि उदर गुहा से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म बनने के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर की सामान्य बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम, 1-2% कम चाहिए होता है स्पर्म निर्माण के लिए, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। पुरुष में 2 बिरसड़ होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। अब आते हैं शुक्र वाहिनी। अब यहाँ से तो बन के अगर निकल गया, अब इसमें एंटर करेगा शुक्र वाहिनी में, तो अब शुक्र वाहिनी को पढ़ेंगे। शुक्र वाहिनी यानी बास डिफरेंस, शुक्राणु शुक्राशय पहुँचने के लिए। शुक्राशय मैंने लिखना ये है शुक्राशय। अब यहाँ से तो निकल गया, लेकिन अब यहाँ पहुँचेगा तो शुक्राशय में। तो शुक्र वाहिनी शुक्राणु मतलब कि जब यहाँ से जाएगा तो शुक्राशय में एंटर करेगा, तो इसकी सहायता से, शुक्र वाहिनी की सहायता से जाएगा। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्र वाहिनी का सहारा लेते हैं। शुक्र वाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र नलिका, और ये शुक्र वाहिनी। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बताती हूँ अभी। शुक्राशय से सेमिनल वेसिकल से बाकी का पार्ट हमने पढ़ लिया था। अब शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो स्पर्म को पावर देने में हेल्प करता है।
अब भाई स्पर्म इतने लंबा रास्ता तय करेगा, उसको एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो वही इसका एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, वही हमारे स्पर्म को एनर्जी देता है। अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक अखरोट जैसी आकृति की जो एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर होता है, ये भी वही सेम काम करता है जो तरल पदार्थ का निर्माण करता है तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करने के लिए एनर्जी देता है, वही सेम काम है इनके भी। अब आते हैं सीजन यानी पेनिस। इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं। वैसे मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका इंग्लिश नेम, अगर दिख रहा होगा तो। ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषणकोश यानी कि स्क्रोटम ये लिखा हुआ है, स्क्रोटम के बीच लटका रहता है। देखो पेनिस यहाँ पे, ये हमारे स्क्रोटम है और ये हमारा पेनिस है। वैसे इसके बीच लटका रहता है ये, क्योंकि दो जोड़ी होते हैं ना, एक इधर और एक साइड में, तो बीच में लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यह शिथिल अथवा छोटा होता है तथा मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। मतलब जब नॉर्मली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्साइटमेंट और फिर उत्तेजना नहीं होती है तो ये छोटा, मतलब इसका शिथिल और छोटा साइज रहता है इसका, और ये स्पंजी टिश्यू का बना हुआ होता है। यह नरजनन कोशिका शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब बेसिकली इसका काम नर 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 जनन कोशिका, मतलब कि शुक्राणु को, मानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाने का काम भी यही करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करती है एक फीमेल, पहुंचाने का कार्य करता है। और जब यह उत्तेजित होता है इसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है। मतलब जब भी कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक्साइटमेंट होता है तो इसका आकार में वृद्धि हो जाती है और देन वो इंसेमिनेशन होता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर आप 10th-12th में हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। पर नीट लेवल के लिए इतना तो, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो मैं कहूँगी कि इससे थोड़ा डीप लेवल पढ़ें, या आपके अपने अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ओबियसली पढ़ाया गया होगा, लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसे पढ़ने के बाद आप कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यार आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं, बाय बाय, नए टॉपिक के साथ।